स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें अपनी बात चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है इसकी मैंने बात की थी कि किसी सिस्टम, अपने किसी मॉलिक्यूल या अपने क्या माना था, उसको सिस्टम माना था। उस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन जरूरी है। अब बात आती है ऑक्टेट क्या होता है। तो मैंने कहा था ऑक्टेट की अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज अपनी बात कहाँ से चलेगी? ऑक्टेट रूल से। ऑक्टेट रूल क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल में कैसे ऑक्टेट रूल डिफाइन करते हैं, उसकी अपन चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो अपने आज की हेडिंग क्या होगी? ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं आज। देखना बच्चों ध्यान से। अब अष्टक नियम की अगर बात आती है तो अष्टक नियम का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? अगर किसी स्पीसीज का, स्पीसीज बोल दूं या किसी एटम का बोल दूं, अगर उसका अष्टक पूर्ण है तो ये उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। अष्टक नियम का मतलब क्या है? अष्टक नियम का मतलब, अष्टक का मतलब ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब किसी भी एटम के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये उसकी स्टेबिलिटी को बताता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। अब बात आती है सबसे पहले, ये ऑक्टेट रूल सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके द्वारा दिया गया था। ये जो ऑक्टेट रूल है सर्वप्रथम लेविस के द्वारा, लेविस एंड कोसेल, लेविस एंड कोसेल साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले ऑक्टेट रूल किसके द्वारा दिया गया था? लेविस एंड कोसेल के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या कहा? इस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, या मैं कह दूं लेविस एंड कोसेल के अकॉर्डिंग, इसने बोला जो इनर्ट गैस होती हैं, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, अकेरिय गैसें जो होती हैं, अकेरिय गैस, ये जो अकेरिय गैसें होती हैं, इन्होंने कहा अकेरिय गैसों के बाह्यतम कोश में, अकेरिय गैसों के बाह्यतम कोश बोल दो या संयोजी कोश बोल दो, बाह्यतम कोश बोल दो या संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजी कोश बोल दो। इनमें, इन कोश में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इन संयोजी कोश या बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। जिसके कारण बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन किस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो इनर्ट गैस होती है ये क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं। तो इनर्ट गैस की स्टेबिलिटी का कारण क्या है? इनके आउटर सेल की बोल दो या वैलेंस सेल बोल दो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो किसी भी तत्व की अगर बात की जाए, उसके पास अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 8 हैं, इसका मतलब उसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट, और वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ये इसके द्वारा बोला गया था इनर्ट गैस की स्टेबिलिटी के बारे में। अब क्या करेगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाए, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व है अपना क्या करना चाहेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में करना चाहेगा। चाहे उसके लिए उस इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट या प्रत्येक तत्व को क्या करना पड़े? या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़े या इलेक्ट्रॉन देना पड़े। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ त्यागना। इलेक्ट्रॉन त्यागना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रोसेस है, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से प्रत्येक तत्व अपना क्या करना चाहेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। उसमें संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी आएगी। तो मैंने कहा प्रत्येक तत्व अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए, मैंने कहा किसी संयोजी कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब भी क्या है? उस स्पीशीज का क्या है? उसका ऑक्टेट या उसका स्टेबल कन्फर्मेशन है। स्टेबल क्या? उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो कोई भी तत्व है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। इलेक्ट्रॉन का साझा करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का साझा करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। अब शेयरिंग की बात आती है, शेयरिंग क्या होती है? शेयरिंग का मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन क्या देगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा
या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने संयोजी कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से कोई भी तत्व है अष्टक पूर्ण कर लेता है, इसका मतलब उस तत्व की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो मैंने कहा प्रत्येक तत्व अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, शेयरिंग करता है। वो शेयरिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके होगी या इलेक्ट्रॉन त्याग कर होगी। तो सबसे पहले आप इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था कि लेविस एंड कोसेल ने क्या कहा, इनर्ट गैस क्या होती है, स्टेबल, जिसका कारण बाह्यतम कोश है, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8, या मैं कह सकता हूं इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो प्रत्येक तत्व अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉन त्याग करे। इसको आप नोट करें। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, ये तो बात हो गई कि स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड कर रही है कि ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब बात आती है कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान, बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 ना होके या तो 8 से ज्यादा होगी या 8 से कम होगी। इसका मतलब मैंने कहा कोई भी प्रत्येक तत्व क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या कैलकुलेट किए जाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट होंगे उसकी मैं बात करूंगा। तो मैंने कहा कई तत्व क्या करते हैं, बंध निर्माण के बाद भी उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या तो 8 से ज्यादा होती है या 8 से क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब उसमें ऑक्टेट कंप्लीट की अगर मैं बात करूं तो 8 इलेक्ट्रॉन ना होके या तो 8 से ज्यादा होंगे या 8 से कम होंगे। इन्हें क्या बोला जाता है, ऑक्टेट रूल का अपवाद, अष्टक नियम के अपवाद बोले जाते हैं। तो मैंने कहा कुछ तत्व बंध निर्माण के बाद, कुछ तत्व बंध निर्माण के बाद भी कुछ तत्व बंध निर्माण के बाद भी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, बंध निर्माण के बाद भी संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज्यादा या कम रखते हैं। वो कौन कौन से तत्व है उसकी मैं बात कर लूंगा। तो इन्हें क्या बोला जाता है, ऐसे कुछ तत्व है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज्यादा हो या कम हो। 8 से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इन्हें क्या बोला जाता है, अष्टक नियम के अपवाद बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, अष्टक नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। अष्टक नियम के क्या बोला जाता है, इनको अष्टक नियम के अपवाद बोला जाता है। जिसमें मैं बात करूं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होगी या 8 से ज्यादा होगी। तो इनको क्या बोला जाता है, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब बात आती है एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में कौन कौन से आते हैं, अपन किस किस रूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट रूल इसमें पढ़ेंगे अपन द्विक नियम, डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जो एक तरीके का क्या है, अष्टक नियम का अपवाद है। सेकंड इसमें अपन पढ़ने वाले हैं अष्टक न्यून अणु, ऐसे मॉलिक्यूल जिसका अष्टक क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। अष्टक न्यून अणु, इसको क्या बोला जाता है, हाइपो ऑक्टेट। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें अष्टक कंप्लीट नहीं होता, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से क्या होती है, कम होती है। न्यून का मतलब कम। हाइपो ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी। थर्ड रूल इसमें अपने पढ़ने वाले हैं सुपर अष्टक अणु, यह इसको क्या बोला जाता है, अष्टक प्रसार। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, 8 से ज्यादा होती है। सुपर का मतलब 8 से क्या होती है, ज्यादा होती है। इनको क्या बोला जाता है,
एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड का मतलब प्रसार हो गया, ऑक्टेट का मतलब क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से ज्यादा होती है। ये भी एक तरीके का क्या है, अष्टक नियम का अपवाद है। फोर्थ इसमें अपन पढ़ने वाले हैं विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब किसी एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, टोटल कितने होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन किसी एक एटम का क्या होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन अपन इसकी चर्चा करेंगे। क्या है अष्टक नियम के अपवाद। तो अपनी फर्स्ट हेडिंग क्या होगी, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे डुप्लेट रूल क्या होता है। डुप्लेट रूल की बात करेंगे कि ये किस तरीके से अष्टक नियम का अपवाद बोला जाता है कि प्रत्येक तत्व बंध निर्माण के बाद क्या करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या तो उनमें 8 से ज्यादा होगी या 8 से कम होगी। तो इस तरीके से अपन कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उनमें वन बाय वन हम रूल की चर्चा करेंगे। आप इनको सबसे पहले नोट करें, उसके बाद अपन चलते हैं। फर्स्ट जो अपनी हेडिंग है डुप्लेट रूल। चलिए, तो फर्स्ट अपना कौन सा रूल है, डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल या द्विक नियम किस तरीके से अष्टक नियम का अपवाद है उसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। देखना, सबसे पहले हेडिंग अपनी कौन सी होगी, डुप्लेट रूल, द्विक नियम। द्विक नियम क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। द्विक नियम ये एक तरीके का क्या होता है, अष्टक नियम का अपवाद है, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। कैसे, किसी में क्या होता है, इसमें बंध निर्माण के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, बंध निर्माण के बाद 2 होगी। इसलिए इसको क्या बोल दिया, डुप्लेट या द्विक नियम। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 आती हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स किसको फॉलो करते हैं, डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे, द्विक नियम होंगे, जो एक तरीके का क्या होता है, अष्टक नियम का अपवाद होगा। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आप लोगों को इसको। एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो ये किस तरीके से डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ये कोई एटम, हाइड्रोजन एटम, इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। 1s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, या बाह्यतम कोश में बोल दूं मैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसके पास, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 होगी। इसी तरीके से जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स वही काउंट करने हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये 2 एटम हो गए, क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स की इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और ये जो हाइड्रोजन है ये इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के दौरान क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड किस तरीके का होगा, H। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बाद मैंने कहा किस तरीके से चेक की जाती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर 2 आ जाती है, इसका मतलब ये किसको फॉलो करेंगे, डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन
कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये क्या है? एक तरीके का अष्टक नियम का अपवाद बोला जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 कैसे? एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम के पास चेक कर लो, देखना संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं मैं बता देता हूँ। किसी भी एटम के पास आप लोगों को क्या चेक करना है कि उसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हाइड्रोजन के पास चेक करना है, तो हाइड्रोजन के पास संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, और एक पर बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है? 1। तो या तो इसके लिए काउंट कर लो या इसके लिए काउंट कर लो। पर बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो इस हाइड्रोजन के लिए बात कर लो या इस हाइड्रोजन के लिए, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो ये बात हो गई किसकी? द्विक नियम के। सबसे पहला एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन से समझाया कि हाइड्रोजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के दौरान बॉन्ड का फॉर्मेशन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आती है? 2 आती है। तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखना। नेक्स्ट जैसे लिथियम। लिथियम की अगर बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है? 2s1, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है, जिसके कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आउटर सेल का मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। इसका लिथियम कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 3 होता है, जिसके कारण इसका मैंने ये सिर्फ बाह्यतम कोष लिखा है 2s1, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। यही क्या होता है? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन की तरह इसमें क्या होता है? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? इनमें शेयरिंग होगी। तो इसके पास एक वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में दोनों लिथियम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। तो इस तरीके से होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी है, ये इस तरीके से होगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हो जाएगा। तो प्रत्येक एटम की अगर बात की जाए तो एक संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्लस पर बॉन्ड एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच। तो मैंने कहा पर बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करना है? 1 काउंट करना है। तो इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो एक सिग्मा का कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करना है? 1। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। किसके लिए? इस Li सिंगल बॉन्ड Li के लिए क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 होगी। किसी एटम में अगर बात की जाए, किसी एटम में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग तरीके से डिफाइन होता है, और किसी मॉलिक्यूल में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग तरीके से डिफाइन होता है। उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप इनको नोट करें। तो यहाँ पे भी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 है, यहाँ पे भी 2। तो ये किसको फॉलो करते हैं? डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे, जो एक तरीके के अष्टक नियम का अपवाद है। चलिएगा, अब इन दोनों के लिए एक बात बोली जाती है कि हाइड्रोजन और लिथियम, ये जो द्विक नियम है, द्विक नियम डुप्लेट रूल को अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने क्या कहा? मैंने कहा द्विक नियम को देखना ध्यान से, मैंने क्या कहा? द्विक नियम को अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है और नहीं भी। ऐसा क्यों होता है? देखना, द्विक नियम को अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है, माना जा सकता है, और नहीं भी। डुप्लेट रूल को ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन माना भी जा सकता है और नहीं भी। क्यों? ऐसा क्यों? इसमें सस्पेंस क्यों है? देखना, मैंने कहा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की इन दोनों के बीच क्या होगी? शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? H और H। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है इसके पास?
इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 है, डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे। अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहे, ये एक्सेप्शन हो भी सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसी से कि किस तरीके से कौन अष्टक नियम का पालन करेगा और कौन नहीं करता। क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन से आप लोगों को समझाता हूं मैं कि ये किस तरीके से अष्टक नियम का पालन नहीं करता। देखना क्वेश्चन क्या आया, निम्न में से कौन अष्टक नियम का अपवाद है। कौन अष्टक नियम का अपवाद है। उसने ऑप्शन दे रखे थे, फर्स्ट ऑप्शन जैसे CH4, फर्स्ट ऑप्शन CH4, सेकेंड ऑप्शन अमोनिया, थर्ड ऑप्शन वाटर, फोर्थ ऑप्शन दे रखा था ऑल ऑफ दीज। निम्न में से कौन अष्टक नियम का अपवाद है, इसमें से पूछा है कौन अष्टक नियम का अपवाद है जिसमें संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 नहीं होती। तो देखना कैसे किस तरीके से अपन निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपने को चेक करनी होती है। अष्टक नियम के अपवाद चेक करने के लिए क्या चेक करना होता है, उसमें संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे चेक की जाती है उसकी मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखना जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को कैलकुलेट करना आ जाएगा। देखना जैसे अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक में, जैसे हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे और बेरिलियम के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड इनर्ट गैस, ये क्या होगी यहाँ पे इनर्ट गैस। इनके लिए डायरेक्ट याद रख लेना आप लोग कि इनमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके कॉन्फ़िगरेशन जब इनका लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में इसके जो आउटर सेल है, वैलेंस सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पता होना जरूरी है। तो देखना हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1, बेरिलियम के 2, तो इसके फैमिली इस वर्ग में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2, यहाँ पे 1। इसी तरीके से बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली और इनर्ट गैस होंगी। इनमें कैसे डिफाइन होगा देखना, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बोरॉन के लिए 3, कार्बन के लिए 4, इसमें 5, ऑक्सीजन में 6, हाइड्रोजन के लिए 7 और इनर्ट गैस के लिए 8 होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो ये क्या बताई मैंने, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डायरेक्ट कुछ एलिमेंट्स के लिए ध्यान में रखनी होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी, किसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके आउटर सेल में, इसका वैलेंस सेल जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, इसके 3, इसके 4, इसके 5, 6, 7। इनर्ट गैस में क्या होता है, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। अब देखना ध्यान से कैसे किसी मॉलिक्यूल में अगर अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और एक चीज और बता देता हूं मैं, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर अपने को क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करनी है तो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, एक सिग्मा बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। एक नेगेटिव चार्ज अगर किसी स्पीसीज पर, अगर किसी भी स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज है, क्या है नेगेटिव चार्ज, अगर किसी स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज है, किसी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है, किसी तत्व पर नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो सिग्मा बॉन्ड हो या नेगेटिव चार्ज हो, 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, इसका मतलब वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, कम करना है। माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है और प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ये कब, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपने को चेक करनी होती है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड है पर सिग्मा बॉन्ड का कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का, 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज का, 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, कम करना है।
अब बात आती है, अब जरूरी थोड़ी हो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, अगर रेडिकल हो तो 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। चार्ज इलेक्ट्रॉन काउंट करते समय अगर एक रेडिकल है, रेडिकल का मतलब ओड इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं? चार्ज इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक करते समय 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। यदि लोन पेयर हो, यदि क्या हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो लोन पेयर प्रेजेंट हो या रेडिकल प्रेजेंट हो तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं? 0 इलेक्ट्रॉन ही काउंट करने हैं। तो ये क्या होती है, चार्ज इलेक्ट्रॉन काउंट करने की ट्रिक मैंने बताई कि सिग्मा बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, नेगेटिव चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है। नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना, पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना। रेडिकल और लोन पेयर किसी एटम पर प्रेजेंट है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन काउंट करते समय अपन 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अब बात करते हैं इन मॉलिक्यूल में चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे डिफाइन होगी। देखना, सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बन की। कार्बन के पास कितने चार्ज कोस में इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के पास। कार्बन और कार्बन के फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 प्लस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 हाइड्रोजन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड का कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कह दूं क्या होंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के साथ देखना, कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। एक मैंने कहा चार्ज इलेक्ट्रॉन काउंट करते समय 1 सिग्मा बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। तो कार्बन के अपन चेक करें कि कार्बन का चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो क्या होगा, कार्बन के पास 4 प्लस इस मॉलिक्यूल में बात करें चार्ज इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बना रखे हैं, सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 सिग्मा बॉन्ड का 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8 आएंगे। इसी तरीके से इसमें नाइट्रोजन फैमिली में इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। कितने मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए हैं प्लस वो संख्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 8। ऑक्सीजन, इसमें सेंट्रल एटम या मैं बात करूं जो केंद्रीय परमाणु क्या है, ऑक्सीजन जो सिंगल होता है वो क्या होता है? केंद्रीय परमाणु। इसके पास ऑक्सीजन के पास कितना होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स? 6। कितने हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रखे हैं? 2, तो इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे कितने हो गए? 8। अब अपना आंसर क्या होगा, इसने पूछा निम्न में से कौन अष्टक नियम का अपवाद है। अपवाद का मतलब जिसमें चार्ज कोस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या नहीं होनी चाहिए? 8 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 8 आ रही है। तो अपना आंसर क्या होगा, किसी तरीके का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो सभी में क्या आ रहा है? 8 8 8, कोई भी अपवाद। यहाँ पे अगर ऑप्शन क्या होता नन तो अपन क्या कर देते? नन, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन ऑल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर जो दे रखे हैं, क्वेश्चन में जो दे रखे हैं ऑप्शंस, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। इसमें सभी में क्या आ रहा है? अष्टक नियम का पालन हो रहा है, 8 8 8। लेकिन मैंने कहा हाइड्रोजन के सापेक्ष द्विक नियम को क्या है? अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है और नहीं भी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बात की जाए यहाँ पे देखना, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें चेक करते हैं इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक करते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के पास इसके मैंने कहा हाइड्रोजन की फैमिली में कितना होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन? 1 होता है, 1 प्लस इस पर बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करना है? 1, तो इक्वल टू कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये किस रूल को फॉलो कर रहा है? यहाँ पे डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, जो एक तरीके का क्या है? अष्टक नियम का अपवाद है। तो इसने पूछा जो अष्टक नियम का अपवाद है, तो हाइड्रोजन की वजह से ये क्या हो गया? अष्टक नियम का अपवाद हो गया, जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 2 आ रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आ रही है, ओवरऑल अगर कंपाउंड में देखें, मॉलिक्यूल में देखें तो कितनी आ रही है? 8 आ रही है। तो इसलिए ये मैंने बोला द्विक नियम को अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है और नहीं भी। तो हाइड्रोजन की वजह से ये अष्टक नियम का अपवाद हो गई सभी, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या है, अपना आंसर क्या होगा? अष्टक नियम का अपवाद सभी होंगे। क्यों होंगे? अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ऑल दे रखा है तो ऑल ऑफ दीज करना है। अगर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दे देता है, उसकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, तो देखना
अष्टक नियम समझ में आ गया कि किस तरीके से अष्टक नियम का ये अपवाद है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन की वजह से मैंने कहा द्विक नियम को अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है और नहीं भी। तो कारण क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे 2 आ रही है, तो हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे अष्टक नियम के ये स्थिति क्या हो गए, अपवाद हो गए। नोट कर लो इसको। उसके बाद चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चेक करना क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स आते ही अपने को क्या करना है, ऑक्टेट रूल फॉलो करवाना ही है। चेक कर लेना कि वो कहीं डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्या हो सकता है, अष्टक नियम का अपवाद हो भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अष्टक नियम का अपवाद है। निम्न में से अष्टक नियम का अपवाद है। फर्स्ट ऑप्शन इसने दे रखा है मेथेन CH4, सेकेंड ऑप्शन है अमोनिया, थर्ड ऑप्शन दे रखा है वाटर, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इसने BeH2, क्या दे रखा है, BeH2, बेरिलियम का कोई हाइड्राइड दे रखा है इसने। तो मैंने कहा क्वेश्चन में चेक कर लेना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने को चलना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने को आंसर लगाना है। अष्टक नियम का अपवाद पूछ रहा है, अष्टक नियम का अपवाद चेक करते हैं। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करते हैं। कार्बन के पास कितना होता है, 4 प्लस कितने बॉन्ड बने हुए, सिग्मा बॉन्ड 4, या ऐसे चेक कर लो, जो नॉन सेंट्रल एटम है उसकी संख्या डायरेक्ट लिख दो 4। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे कितने होंगे, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं, प्लस कितने हाइड्रोसिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं 3, तो ये कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने बताई 6 होती है, प्लस कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास चेक करते हैं, मैंने कहा बेरिलियम फैमिली में जितने भी बेरिलियम के नीचे एलिमेंट्स होंगे या बेरिलियम के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ बॉन्ड बना रखे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। इसका मतलब पर बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन है काउंट करनी है। तो कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है अपने को। इन सभी में तो क्या आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होने की वजह से ये क्या है, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम का अपवाद है। अब अपना आंसर क्या होगा, BeH2, बेरिलियम का हाइड्राइड, ये क्या है, अष्टक नियम का अपवाद है। अगर यहाँ पे मैंने पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ऑल ऑफ दीज क्या थे, अष्टक नियम का अपवाद थे। अपना ऑप्शन, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल लेना। अगर बेरिलियम के हाइड्राइड दे रखे हैं या अन्य किसी भी तरीके का ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर टिक करना है। तो इनको इस हाइड्रोजन की वजह से तो द्विक नियम को अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है और नहीं भी। इसका कारण मैंने समझाया क्वेश्चन के थ्रू कि अगर कंपैरेटिवली किसी में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें देखो कंपैरेटिवली 8 इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरेटिवली 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अपना आंसर क्या होगा, ये होगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन, सभी में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और अब ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑल ऑफ दीज, तो अपने को क्या करना है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन क्या करता है, द्विक नियम को फॉलो करता है जो अष्टक नियम का अपवाद होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। तो ये बात हो गई किसकी, डुप्लेट रूल क्या होता है। डुप्लेट रूल के बारे में अपने पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। अब अपन बात करते हैं अपना सेकंड जो एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल है वो क्या था, अष्टक न्यून, ऐसे मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट क्या हो,
ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो, 8 से कम आती हो, उसको क्या बोला जाता है, अष्टक न्यून हाइपो ऑक्टेट। इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को भी। तो सेकंड अपना क्या है, अष्टक नियम का अपवाद, सेकंड अष्टक न्यून अणु, अष्टक न्यून अणु, या इसको क्या बोला जाता है, हाइपो ऑक्टेट। हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती हो, 8 से कम होती हो। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती हो, 8 से कम हो, 8 से कम होगी। इसका मतलब ये क्या है, अपवाद है किसका, अष्टक नियम का अपवाद होगा। किस तरीके से होगा देखना, अष्टक न्यून, न्यून का मतलब कम होता है, हाइपो का मतलब कम होता है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो, 8 से कम हो। देखना किस तरीके से कम होती है, इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं कैसे पता करेंगे, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से कम होती है। तो इसमें मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान में रखना। कुछ ऐसे इस तरीके के एग्जांपल अगर आप लोगों को मिल जाए, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, वो अष्टक न्यून अणु होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से कम होगी। जनरली जो लिया जाता है, सामान्यतः सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड ए पेरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं सेकेंड ए एंड थर्ड ए के हाइड्राइड एंड हैलाइड, हाइड्राइड और हैलाइड किसके, सेकेंड ए एंड थर्ड ए। इसका मतलब क्या हुआ, इस किस ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड ए एंड थर्ड ए का मतलब क्या हुआ, सेकेंड ए का मतलब क्या हो गया, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये सेकेंड ग्रुप की बात कर रहा हूँ। पेरियोडिक टेबल में सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके हाइड्राइड और हैलाइड क्या होते हैं, अष्टक नियम का अपवाद होते हैं, अष्टक न्यून अणु होते हैं, हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। थर्ड ए का मतलब क्या है, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 13th ग्रुप की बात कर रहा हूं, 13 ग्रुप की बात कर रहा हूँ, 13वें वर्ग की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्या आता है, बोरॉन फैमिली आती है, जिसमें क्या आता हो, बोरॉन फैमिली आती है। तो सेकेंड और थर्ड की अगर बात की जाए तो इनके जनरली जो हाइड्राइड और हैलाइड्स जो होते हैं वो हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड और थर्ड के हैलाइड्स का मतलब क्या है, हाइड्राइड का मतलब क्या है, मैं कुछ एग्जांपल्स नोट करवा देता हूँ जिससे आप लोगों को जी आइडेंटिफिकेशन में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। देखना, जैसे सेकंड ग्रुप की अगर बात की जाए, सेकंड ग्रुप का मतलब क्या है, बेरिलियम और बेरिलियम के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस वर्ग में आने वाले उनके हाइड्राइड और हैलाइड्स। जैसे बेरिलियम से स्टार्ट कर देता हूं मैं, बेरिलियम के हाइड्राइड BeH2 ये क्या होता है, हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। इसी तरीके से जैसे बेरिलियम के हैलाइड हो गया, इसका बेरिलियम का हाइड्राइड हो गया, इसका हैलाइड जैसे BeCl2 ये क्या हो गया, हैलाइड, ये क्या हो गया, हाइड्राइड। इसी तरीके से जैसे और 13th ग्रुप में मैंने कहा बोरॉन फैमिली के, बोरॉन के हैलाइड एंड हाइड्राइड्स ये भी क्या होते हैं और हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। जैसे BF3, जैसे BF3 ये क्या हो गया, बोरॉन का हैलाइड हो गया। इसी तरीके से BCl3 ये भी क्या है, बोरॉन का हैलाइड हो गया। इसी तरीके से बोरॉन फैमिली की बात कर रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम की भी बात कर लेता हूँ, ये भी क्या है, बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है, AlCl3। इसी तरीके से बोरॉन के हाइड्राइड की अगर बात की जाए तो BH3। इस BH3 का डाइमर क्या बनता है, B2H6, जिसको क्या बोला जाता है, डाइबोरेन। ये क्या होता है, डाइबोरेन, और इसको क्या बोला जाता है, BH3 को बोरेन।
तो BH3 क्या होता है, बोरेन। B2H6 क्या होता है, डाइबोरेन। AlCl3 हो गया एल्यूमिनियम का हैलाइड, बोरोन का हाइड्राइड। ये सभी क्या होते हैं, ये हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, 8 से कम होती है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने नोट करवाए, इनको नोट कर लें आप लोग। चलिएगा, ये बात हो गई किसकी। अब बात आती है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखना, देखना। एल्यूमिनियम के, जब मैंने यहाँ पे किसकी बात की, एल्यूमिनियम के हैलाइड की बात की, एल्यूमिनियम के हैलाइड की बात की। एक एल्यूमिनियम का हैलाइड इस तरीके का भी हो सकता है, AlF3। कई बार कई क्वेश्चन आ जाता है AlF3, ये क्या होता है, बोरॉन फैमिली में किसका, एल्यूमिनियम का क्या है, हैलाइड है। ये भी 13th ग्रुप का है, लेकिन ये हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसका कारण मैं बताऊंगा। ये हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से कम नहीं होती। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, इसमें 8 होती है, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लेना। AlF3 क्या होता है, ऑक्टेट रूल, हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। कैसे करेगा उसको मैं समझा देता हूं, थोड़ा देखना। AlF3 जो होता है, AlF3 ये एक तरीके का क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। ये एक तरीके का क्या है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक का मतलब क्या है, AlF3 की अगर बात की जाए, AlF3 एल्यूमिनियम का हैलाइड, हैलाइड में भी कौन सा है, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड की बात की जाए तो एक तरीके का क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। किस तरीके से ब्रेक होगा देखना, एल्यूमिनियम प्लस 3F-, किस तरीके से ब्रेक होता है ये, एल्यूमिनियम +3 एंड 3F-, बैलेंस्ड है। इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन, 3 फ्लोरीन 1 एल्यूमिनियम, 3 फ्लोरीन 1 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज और फ्लोरीन पर -1 चार्ज। तो देखना, मैंने कहा AlF3 क्या होता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ये क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने का मतलब इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। 8 कैसे होगी देखना, मैंने कहा ये आयनिक कंपाउंड होता है, तो इसमें अपन चेक करते हैं, स्पीसीज और स्पीसीज दोनों स्पीसीज के लिए चेक कर लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। किस तरीके से चेक करेंगे, किसी एटम में चेक की जाती है तो उसका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। और इसकी अगर बात की जाए, फ्लोरीन कितने नंबर पर आती है, एटॉमिक नंबर 9 पे आती है। तो मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, जब भी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स चेक किए जाते हैं, तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या किया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन कम किया जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। इस तरीके की मैंने बात की थी। तो चेक करते हैं, यहाँ पे देखना, एल्यूमिनियम 13 नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। 13 का मतलब, अगर +3 का मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम किया, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, तो 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। 13 - 3 इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें से अगर बात की जाए F- के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो F का मतलब 9 पर आता है। ये 9 पर आने का मतलब F इस पे कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव का मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। फ्लोरीन में जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, F-, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को, 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, इसका बाह्यतम कोष का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, देखिएगा ध्यान से। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे लिखा जाता है देखना, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। ये किसके लिए हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसी के लिए क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने। तो एल्यूमिनियम +3 बोल दो या F- बोल दो, दोनों में ही क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे चेक की जाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का मतलब क्या है, इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बाह्यतम कोष कौन सा है, 2s2 2p6 क्या है, बाह्यतम कोष। तो 2s2 2p6 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन।
2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है? ये स्टेबल है, और स्टेबल होने का मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने का मतलब AlF3 क्या होता है? ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, जो हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा, एल्यूमिनियम का जो इसका जो ट्राइफ्लोराइड है, एल्यूमिनियम का जो हैलाइड है, किसको? AlCl3, तो क्या होता है? ये हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, जिसमें सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात की जाए, एल्यूमिनियम का ट्राइफ्लोराइड क्या होता है? यहाँ पे इसमें ये हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, जिसमें सहयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आती है? 8 आती है। तो कैसे आएगी 8? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कर लो, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में रखे, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक कर लो, कितनी आ रही है? 6 और 2 8 आ रही है। 8 आने का मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एज एक्सेप्शन ध्यान में रख लेना। एल्यूमिनियम का ट्राइफ्लोराइड अगर पूछ ले तो बता देना, कारण क्या बताना है? आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है, जिसके कारण ये किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा? इस तरीके से, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट, तो ये बात हो गई किसकी? हाइपो ऑक्टेट रूल क्या होता है? जिसमें बंध निर्माण के बाद सहयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आती हो? 8 से कम आती हो। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स की मैं और बात करूंगा, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसे एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एग्जांपल इसी में हाइपो ऑक्टेट का एग्जांपल, जैसे H3BO3, इसको कैसे लिखा जा सकता है? BOH का होल थ्राइस। या इसको कैसे लिखा जा सकता है? BOH का होल थ्राइस। इसी को क्या बोला जाता है? बोरिक एसिड। ये क्या होता है? बोरिक एसिड। H3BO3 को क्या बोला जाता है? बोरिक एसिड। ये किस तरीके से हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, इसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। ये क्या है? हाइपो ऑक्टेट रूल, या मैं कह दूं अष्टक नियम का अपवाद। कैसे है देखना। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पर चलते हैं। H3BO3, बोरोन, OH, 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 ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर का हम देखना, बोरोन के पास ये OH, OH एंड OH, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब अपन चेक करते हैं इसमें कंपैरेटिवली, इस बोरोन के पास, इससे बोरोन के पास सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करते हैं। इस बोरोन के पास सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करते हैं। संख्या कैसे काउंट की जाएगी देखना। बोरोन क्या है? केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम है। इसी के पास अपने को क्या चेक करनी है? सहयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। कैसे चेक की जाती है? मैंने कहा बोरोन फैमिली या बोरोन की फैमिली के पास सहयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 3 बताई थी। कितनी बताई थी? 3। बोरोन के पास कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन सहयोजी इलेक्ट्रॉन। पर बॉन्ड, पर सिग्मा बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं? एक सिग्मा बॉन्ड में मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। इस सिग्मा बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। इस सिग्मा बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 एंड 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद सहयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सहयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। 6 आने का मतलब क्या है? बंध निर्माण के बाद इसमें सहयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर 8 से कम आती है तो वो क्या करते हैं? हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। तो H3BO3 क्या होता है? हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं इसका मैंने कारण बताया। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कर लो। बोरोन के पास 3 और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब पर सिग्मा बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का 3 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखना बच्चों ध्यान से, अगर बात की जाए अष्टक न्यून अणु है, ये क्या है? अष्टक न्यून अणु, या मैं कह दूं हाइपो ऑक्टेट क्या करता है? रूल को फॉलो करता है, जिसका अष्टक कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब बोरोन के पास, इसके पास सहयोजी इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब इसके पास
कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और अगर आने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, तो इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से आना ही पड़ेगा। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है तो बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट। 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट का मतलब या मैं क्या कह सकता हूँ, एक लोन पेयर, या तो 2 इलेक्ट्रॉन बोल दो या एक लोन पेयर बोल दो। इसका मतलब क्या हुआ, बोरॉन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी हो रही है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 6 इलेक्ट्रॉन की बजाय कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है बोरॉन के पास। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी रखता है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक लोन पेयर को ग्रहण करने की टेंडेंसी कौन रखता है, इस बोरॉन के ऑर्बिटल में क्या आ जाता है, एक लोन पेयर आ सकता है, जिसके कारण इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा देखना, इसमें ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो सकता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बोरॉन OH OH OH, ये क्या है, बोरिक एसिड। इसमें मैंने कहा कोई भी एटम जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। ये लोन पेयर किसको दिए जाएंगे, इस बोरॉन के ऑर्बिटल में दिए जाएंगे। ये कहाँ दिए जाएंगे, इस बोरॉन के ऑर्बिटल में, क्योंकि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स 6 है। इसका मतलब क्या है, ये एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह बिहेव कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास कमी है, बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कितने की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन बोल दो या एक लोन पेयर। मैंने किसी एटम पर, कोई भी एटम ए मान लिया जिसके पास क्या है, एक लोन पेयर, ये बोरॉन को दे दिए। अब क्या होगा देखना, इस तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ए बोरॉन हो गया, ये OH OH OH, इसने इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर दिया तो इस तरीके का चार्ज आएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अष्टक कंप्लीट नहीं है। इस नेगेटिव, इस एरो को, इस तरीके के बॉन्ड को, ये किस तरीके का बॉन्ड है, उपसहसंयोजक बंध है। उपसहसंयोजक बंध को मतलब इस तरीके से, इस बॉन्ड को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये किसके इक्वल होता है, अपन इस बॉन्ड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस बॉन्ड को इस ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इस बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ देखना, ए पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब देखना, अब इस स्पीसीज के लिए अब अपने को क्या करना है, अब अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपन चेक करें, इस स्पीसी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी देखना। बोरॉन के पास कितनी आएगी, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोरॉन और बोरॉन की फैमिली के पास 3 इलेक्ट्रॉन। एक सिग्मा बॉन्ड का कितना होता है, एक सिग्मा बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड का 4 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज आ रहा है बोरॉन पर, कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जब भी नेगेटिव चार्ज आता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन काउंट करते समय नेगेटिव चार्ज आता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड करेंगे +1, मैंने कहा नेगेटिव चार्ज आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, पॉजिटिव चार्ज आता है तो वहां पे क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है। तो बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसके कारण हुआ, बोरॉन ने बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, एक लोन पेयर ग्रहण किया, जिसके कारण इसकी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट रूल को फॉलो यहाँ पे करेगा। लेकिन जब ये किसी भी तरीके से बोरॉन H3BO3 की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, या मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये एक तरीके की क्या होती है, H3BO3 इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा, जो बाहर से लोन पेयर क्या करता है, ग्रहण करता है। तो H3BO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। जब इसके पास बाहर से एक लोन पेयर आ जाएगा तो ये इसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो H3BO3 की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, अष्टक न्यून मॉलिक्यूल है। तो देखना बच्चों में, इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण करना, एक तो साइंटिस्ट था लेविस, साइंटिस्ट कौन सा था, लेविस। लेविस ने क्या कहा था, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। लेविस क्या कहता है, अगर कोई स्पीसी या इलेक्ट्रॉन क्या करती है, त्याग देती है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागती है उसको क्या बोला, लेविस बेस।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उसे क्या बोला जाता है? एसिड। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या बोला जाता है? लेविस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या बोला जाता है? क्षार बोला जाता है, लेविस बेस बोला जाता है। H3BO3 बाहर से क्या करता है? एक लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली स्पीशीज क्या होती है? हमेशा ही अम्ल होती है। तो इस H3BO3 क्या होता है? लेविस एसिड होता है। H3BO3 क्या हो गया? लेविस एसिड। क्या हो गया? लेविस एसिड। लुईस अम्ल की बातें व्यवहार करेगा। नोट कर लो इसको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये तो बात हो गई किसकी? H3BO3 की। चलिएगा, H3BO3 की अपनी बात चल रही है। H3BO3 बोरिक एसिड। अब देखना, मैंने कहा ये किसकी भांति व्यवहार करता है? ये एक तरीके का क्या है? लेविस एसिड है, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ग्रहण करता है। एक साइंटिस्ट था ब्रॉन्स्टेंट लोरी। साइंटिस्ट कौन सा था? ब्रॉन्स्टेंट लोरी। ब्रॉन्स्टेंट लोरी एक साइंटिस्ट जिसने क्या बोला था? एसिड और बेस से रिलेटेड इसने बात बोली थी। एसिड और बेस को समझाने के लिए जिस तरीके से लेविस ने समझाया उसी तरीके से ब्रॉन्स्टेंट लोरी ने क्या कहा? जो प्रोटॉन को ग्रहण करे, H+ जो ग्रहण करता है, H+ जो ग्रहण करता हो, H+ को गेन करता हो, वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ब्रॉन्स्टेंट बेस होगा। जो H+ का त्याग करता हो वो क्या होता है? ब्रॉन्स्टेंट एसिड होता है। ब्रॉन्स्टेंट ने क्या कहा? लेविस ने तो क्या कहा था? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो वो स्पीशी क्या कहलाती है? एसिड। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो स्पीशी बेस कहलाती है, लेविस बेस। और ब्रॉन्स्टेंट और लोरी ने क्या कहा? ब्रॉन्स्टेंट लोरी ने कहा एसिड और बेस को समझाने के लिए जो H+ ग्रहण करता है वो बेस होता है, जो H+ का त्याग करता है वो एसिड होता है। अब अगर मैं बात करूं ब्रॉन्स्टेंट लोरी के अकॉर्डिंग H3BO3 की नेचर किस तरीके से होगी, तो देखना H3BO3 जो होता है ये ना तो H+ ग्रहण करता है, ना तो H+ ग्रहण करता है और ना ही H+ का त्याग करता है, ना ही H+ का त्याग करेगा और ना ही OH- आयन, ना ही OH- आयन का त्याग करेगा। तो ना तो H+ ग्रहण करता है H3BO3, ना ही H+ का त्याग करेगा, ना तो H+ देगा और ना H+ लेगा। इसका मतलब ना तो ये ब्रॉन्स्टेंट एसिड होगा, ना ये ब्रॉन्स्टेंट बेस होगा, दोनों की भांति व्यवहार नहीं करता। तो कई बार स्टेटमेंट अगर पूछ लिया जाए H3BO3 ब्रॉन्स्टेंट एसिड और बेस की भांति व्यवहार नहीं करता, तो ये बात क्या है? सही है, करेक्ट है। तो ना तो H+ ग्रहण करेगा, ना H+ का त्याग करेगा। इसका मतलब क्या है? H3BO3 ना तो ब्रॉन्स्टेंट एसिड है, ना ब्रॉन्स्टेंट बेस होगा। तो ये एक तरीके का क्या है? वीक H3BO3। NCERT में एक लाइन होती है यहाँ पे H3BO3 के लिए कि एक तरीके का क्या है? दुर्बल क्षारकीय लुईस अम्ल है। लेविस एसिड है। दुर्बल क्षारकीय का मतलब क्या हो गया? वीक बेसिसिटी होगी इसकी और लेविस एसिड की भांति व्यवहार करता है। H3BO3 दुर्बल क्षारकीय और क्या है? लुईस एसिड की भांति व्यवहार करता है। इसको पता होना चाहिए। लेविस एसिड की भांति व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि ये क्या करता है? बाहर से इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर को ग्रहण कर सकता है, जिसके कारण इसका कंप्लीट ऑक्टेट हो जाता है। दुर्बल क्षारकीय मतलब क्या होता है? देखना, दुर्बल क्षारकीय एक तो होता है प्रबल, एक होता है दुर्बल।
प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार दोनों की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। एक तो होता है प्रबल क्षार, एक होता है दुर्बल क्षार। प्रबल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से H+ से ग्रहण करता हो, जो आसानी से क्या करता हो? H+ से ग्रहण करे, आसानी से, जो इजीली क्या करता हो? H+ को ग्रहण कर ले, उसे क्या बोला जाता है? प्रबल क्षार बोला जाता है। दुर्बल क्षार का मतलब जो आसानी से H+ ग्रहण नहीं करे, ग्रहण नहीं करे, जो इजीली या आसानी से H+ ग्रहण नहीं करता, वो क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। तो मैंने ये कहा था H3BO3 ना तो H+ को ग्रहण करेगा ना H+ का त्याग करेगा। इसका मतलब जो आसानी से H+ को ग्रहण नहीं करता वो क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। तो दुर्बल क्षार होने का मतलब ये क्या है? H3BO3 दुर्बल क्षार और लेविस एसिड की भांति व्यवहार करता है। नोट कर लो इसको, ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई H3BO3 की, कि ये दुर्बल क्षारकीय और लुईस एसिड की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। चलिए, ये बात हो गई हाइपो ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम का अपवाद। सेकंड अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। इसी में नेक्स्ट जो एग्जांपल है, किसमें? हाइपो ऑक्टेट रूल में कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड CO के लिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा। जिस तरीके से मैंने H3BO3 के लिए बात की, उसी तरीके से किसकी बात करूंगा? कार्बन मोनोऑक्साइड CO के लिए CO भी एक तरीके का क्या है? अष्टक नियम का अपवाद। अष्टक नियम के अपवाद में भी कौन सा? अष्टक न्यून अणु होता है, हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। कैसे करेगा देखना। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात की जाए तो ये एक तरीके का क्या है? अष्टक न्यून अणु है। अष्टक न्यून अणु हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, हाइपो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। कैसे करेगा उसके मैं बात कर लेता हूं। देखना, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? अष्टक न्यून अणु होता है, हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल होता है। कैसे होगा देखना। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब देखना बच्चों ध्यान से, इस कार्बन की अगर बात की जाए, इससे कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेक करेंगे तो कैसे चेक की जाती है? कार्बन और उस कार्बन की फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, उसने अपने बात की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन और कार्बन की फैमिली में 4 होते हैं, प्लस एक सिग्मा बॉन्ड में जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट की जाती है तो सिग्मा बॉन्ड का कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना होता है। एक सिग्मा बॉन्ड का मतलब बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के दौरान क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो, किसी भी तरीके का कोई भी बॉन्ड हो, बॉन्ड होना चाहिए। उस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा हो या पाई, बॉन्ड किसी भी तरीके का हो, तो चेक क्या करना है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर बॉन्ड क्या कैलकुलेट करनी है? 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। ये इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। किसके पास है? कार्बन के पास। अब देखना, अब ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी बताई थी मैंने? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन वाले फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। एक पर बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करना है? 1। तो बॉन्ड कितने हैं? 2 बना रखे हैं इसने। तो 2 बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, और एक अगर 2 बॉन्ड है तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन। पर बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करना होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक करते समय 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हो गए? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑक्सीजन का तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है इसका? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पे ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। अब देखना, अगर बात की जाए यहाँ पे किसकी? रूम टेम्परेचर पर, इस कार्बन मोनोऑक्साइड की रूम टेम्परेचर पर अगर बात कर ली जाए, एट रूम टेम्परेचर,
एट रूम टेम्परेचर पर इसकी बात की जाए किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसकी, देखना C डबल बॉन्ड O, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना चाहेगा, इसका मतलब अपना ऑक्टेट है, अपना 6 इलेक्ट्रॉन से कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, अष्टक कंप्लीट करना चाहेगा। तो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के दौरान इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो रूम टेम्परेचर पर इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे देता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर रूम टेम्परेचर पर। या मैं इस स्ट्रक्चर को कैसे लिख सकता हूं, देखना C डबल बॉन्ड हो, मैंने कहा इस तरीके के बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब अपन चेक करते हैं इनमें कार्बन और ऑक्सीजन में सहयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। कार्बन में सबसे पहले बात करते हैं, कार्बन और कार्बन की फैमिली में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, प्लस 1 पर बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 1, तो बॉन्ड कितने हैं, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस 1 नेगेटिव चार्ज है तो क्या करना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। नेगेटिव का 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो, तो सहयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। 8 आने का मतलब यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। ऑक्सीजन में चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन की फैमिली का कितना होता है, सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्लस 3 बॉन्ड है तो 3 पर बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो 3 बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है, 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो कितना बच गया, 6 3 9 -1 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अभी भी इसका ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। पहले भी क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट था, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन कार्बन का पहले ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, बाद में ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, जिसके कारण इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो रूम टेम्परेचर पर इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये पता होना जरूरी है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है, हाइपो ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, अष्टक न्यून अणु होता है। नोट करो इसको। अब एक स्टेटमेंट होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है, अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है, और नहीं भी। जैसे अपन ने कहाँ पे देखा, दिक नियम में देखा, दिक नियम को अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता। उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड को अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है और नहीं भी। कैसे, ऐसे किस बात पर डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अष्टक नियम का अपवाद माना जाता है या नहीं। वैसे तो अपन ने देखा 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से अष्टक नियम का अपवाद होगी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, इसका मतलब अष्टक नियम का अपवाद भी है। कहाँ पे नहीं होगा, अष्टक नियम का अपवाद कहाँ नहीं होगा उसकी मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब अष्टक नियम का अपवाद नहीं है, और यहाँ पे अष्टक नियम का अपवाद आ रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है और नहीं भी। चलिए इस पर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखना, कंपेरेटिवली अपन क्वेश्चन की बात करेंगे किस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड ऑक्टेट रूल में क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है, अष्टक नियम का अपवाद है, अष्टक नियम का अपवाद है, अष्टक नियम का अपवाद है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें CCl4, सेकेंड ऑप्शन है इसमें NCl3, थर्ड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड फोर्थ ऑप्शन है OCl2।
फोर्थ ऑप्शन क्या है OCl2। तो अष्टक नियम का अपवाद है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले मैंने कहा था अपने को चेक क्या करना होता है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक करनी होती है। सभी मॉलिक्यूल में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक कर रहे हैं। सबसे पहले CCl4 में कार्बन और कार्बन की फैमिली में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं तो 4 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। इसके पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन। NCl3 के पास कितने होते हैं? नाइट्रोजन के पास 5, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की फैमिली के पास 3, क्लोरीन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रखे 3 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन। और Cl2 में 6 बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब CO का नहीं पता कि ये रूम टेम्परेचर पर है या नॉर्मल CO है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसको अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है और नहीं भी। तो इसमें सभी में क्या आ रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे अष्टक नियम का अपवाद पूछा है, इसका मतलब वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 आती हो, 8 से कम आती हो, वो क्या होगा? अष्टक नियम का अपवाद। तो CO में 8 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। रूम टेम्परेचर पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर के अलावा इसका क्या होता है? जनरल जो स्ट्रक्चर होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन से आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसको क्या मान लिया जाता है? अष्टक नियम का अपवाद मान लिया जाता है। तो आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? CO को अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपैरेटिवली देखना, अष्टक नियम का अपवाद है, अष्टक नियम का अपवाद है। फर्स्ट ऑप्शन अगर इसमें मैं दे दूं आप लोगों को CCl4, सेकेंड ऑप्शन दे दूं जैसे NCl3 ही दे देता हूं। थर्ड ऑप्शन अगर मैं बात कर लूं कार्बन मोनोऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन की बात कर लूं तो B2H6 डाइबोरेन दे देता हूं। अब चेक करना है कि किसमें तो अष्टक नियम का, कौन अष्टक नियम का अपवाद है, किसमें अष्टक नियम का अपवाद नहीं होगा। तो चेक करते हैं। देखना CCl4 में अपन ने काउंट किए थे, कितने इलेक्ट्रॉन आए थे? 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। NCl3 में भी कितने आए थे? 8 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है CO की। CO में 8 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं रूम टेम्परेचर पर। एंड अगर सिंपल अगर बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। B2H6 में कैसे चेक करते हैं? B2H6 क्या होता है? डाइबोरेन। ये डाइमर बनाता है। डाइमर किसका होता है? डाइमर ऑफ BH3। इसको हाफ कर दो, इस बोरॉन को अगर हाफ करेंगे तो BH3 2 एंड ये कितने से कैंसिल आउट होगा? 3 से। तो BH3 का ही डाइमर क्या होता है? B2H6। तो BH3 में कैलकुलेट कर लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। बोरॉन और बोरॉन की फैमिली के पास 3 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं सिग्मा बॉन्ड, पर बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? सभी में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अपने क्या मान लिया? CO को अष्टक नियम का अपवाद मान लिया। लेकिन यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी 6 होता है लेकिन 8 भी तो होता है। 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? CO। तो यहाँ पे ये ऐसे मान लेना, ये जो CO दिया गया है किस पे दिया गया है? रूम टेम्परेचर पर दिया गया है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन अपने को इंक्लूड करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब अष्टक नियम का अपवाद कौन है? B2H6। मैंने लिखाया था सेकंड और थर्ड डे के जितने भी हैलाइड्स एंड हाइड्राइड्स क्या होते हैं? अष्टक नियम के अपवाद होते हैं। तो B2H6 क्या है? अष्टक नियम का अपवाद, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से कम है, अष्टक नियम या हाइपोऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो CO को यहाँ पे अपने कंसिडर नहीं किया कि अष्टक नियम का अपवाद है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। अगर अदर ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से कम हो तो ये अष्टक नियम का अपवाद होगा। तो जिसमें सभी में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें CO को अष्टक नियम का अपवाद मानना है। तो कहाँ पे CO को अष्टक नियम का अपवाद मानना है और कहाँ पे नहीं मानना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने को आंसर देना होगा। तो ये बात हो गई, CO को अष्टक नियम का अपवाद माना भी जा सकता है और नहीं भी। नोट कर लो इन क्वेश्चंस को। चलिएगा, तो ये बात हो गई किसकी? ऑक्टेट रूल में अपने 2 तरीके के रूल पढ़ लिए। फर्स्ट रूल
डुप्लेट रूल पढ़ा, दिक नियम पढ़ा, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, ये जो हाइपो ऑक्टेट रूल। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं एंड ऑड इलेक्ट्रॉन्स वाले मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, उसमें अष्टक नियम का अपवाद होता है या नहीं होता, चेक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर बच्चों आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।